नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है रिश्तों की मर्यादा। आज बहुत दिनों बाद रचना अपने घर अपनी माँ कांता देवी से मिलने आ रही थी। रचना के पैर आज तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। मन ही मन रचना बहुत खुश थी, यही सोचकर कि आज बहुत दिनों बाद अपनी माँ से मिलेगी। एक गंभीर बीमारी के कारण उसकी माँ का स्वास्थ्य खराब रहता था। अपनी बूढ़ी माँ की चिंता उसे सताती रहती थी, परंतु वह अपने मायके ज़्यादा नहीं आती थी। मायके में उसकी भाभी उसे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। पता नहीं क्यों उसकी भाभी रचना से इतनी नफरत क्यों करती थी। उसे रचना का उसके मायके आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए रचना अपने मायके में कभी कभी ही आती थी। वजह थी उसकी भाभी का व्यवहार। उसकी भाभी को उसका अपने मायके आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए रचना कभी कभी ही मायके आना पसंद करती थी। परंतु जब उसका रुकना मुश्किल हो जाता और मन ही मन उदास रहती, तो फिर दौड़ी दौड़ी अपनी माँ से मिलने चली आती। जब उसका मन करता तो सब कुछ भूल कर आया करती थी। रचना का मायका कानपुर में था और ससुराल गुड़गांव में था। मायके में उसका इकलौता भाई और भाभी थे। रचना अपने भाई से 9 वर्ष बड़ी थी। उसका एक बेटा और एक बेटी भी है। बेटे की उम्र 19 वर्ष और बेटी की 16 वर्ष है। भाई की शादी को 12 साल हो गए थे, परंतु उनकी अभी कोई औलाद ही नहीं थी। उसके भाई और भाभी ने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। एक दिन जैसे रचना ने अपने घर में आने के लिए प्रवेश किया तो चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। उसके घर में उसे कोई दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसकी भाभी बाहर निकल कर आई तो उसे देखते ही मुंह बना लिया। रचना को देखते ही उसके माथे में बल पड़ गए थे। फिर औपचारिकता निभाते हुए झूठी हंसी के साथ नमस्ते राम राम की औपचारिकता पूरी की तो रचना बोली, भाभी माँ कहाँ है? तभी उसकी भाभी रचना को बोला कि दीदी माँ जी तो अपने कमरे में सोई है। कहती हुई उसकी भाभी रसोई घर में चली गई। अपनी भाभी की बात सुनकर रचना हैरान रह गई और सोचने लगी, हमेशा जल्दी उठने वाली मेरी माँ अब तक सो रही है। तभी रचना अपनी माँ के कमरे में गई और अपनी माँ की ओर देखा। रचना की माँ के चेहरे पर केवल झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था और हड्डियाँ चमड़ी से बाहर निकलने को आतुर थी। माँ का शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया था। कुछ वर्ष पहले तक तो माँ बुढ़ापे में भी बिल्कुल ही स्वस्थ थी। जाने इन 8 वर्षों में ऐसा क्या हो गया था कि माँ इतनी कमज़ोर और बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी। तभी बेटी को देखते ही अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए कांता देवी जी बोली, बेटी तू ठीक तो है ना? तभी रचना बोली, हाँ माँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन माँ आप मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। हाँ ठीक हूँ बेटी, तू सफ़र से थक कर आई होगी, कुछ चाय नाश्ता लिया या नहीं? लेटे लेटे ही कांता देवी जी कांपते स्वर में बोली तो रचना ने अपनी लेटी हुई माँ की माथे पर हाथ रखा। फिर धड़कन की गति को चेक करने लगी तो सब कुछ सामान्य था। और क्या हुआ? डॉक्टर की तरह मुझे क्यों जांच रही हो? कहते हुए सोमती देवी ने मुस्कुराने का असफल प्रयास किया। तभी रचना अपनी माँ को देखते हुए बोलने लगी, माँ आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बेटी को आया देखकर कांता देवी जैसे ही उठने लगी तो रचना ने अपनी माँ को बैठाने के लिए उन्हें बाजू से पकड़कर उठाने में मदद करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ को हाथ लगाया तभी कांता देवी के मुंह से एक जोर की चीख निकली और वह दर्द से तड़पने लगी। माँ के इस तरह तड़पने से रचना यह देखकर हैरान थी कि हाथ लगने भर से ही उसकी माँ का दर्द कैसे हो सकता था। माँ के विरोध के बावजूद कारण जानने की इच्छा से उसने तुरंत अपनी माँ की बाजू से सोल हटाई और गौर से देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। पूरी बाजू पर और उनकी कमर में नीले काले निशान पड़े हुए थे। यह देखकर रचना हैरान हो गई थी और अपनी माँ से पूछने लगी, माँ यह कैसे हुआ? तभी कांता देवी ने दरवाजे की तरफ डरी हुई निगाह से देखा। इससे पहले कि कांता देवी जी कुछ बोलती, दरवाजे से उनकी बहू चाय नाश्ता और बिस्किट लेकर कमरे में आई और तपाक से बोली, अरे कुछ नहीं दीदी, चलते चलते संतुलन बिगड़ गया था, इसलिए गिरकर चोट लग गई है।
कहते हुए उसने कांता देवी की बाजू को सूल से दोबारा उस चोट को ढक दिया और फिर ऐसी निगाह से देखा कि कांता देवी की रूह तक कांपने लगी थी। अपनी भाभी के जवाब पर रचना भी अपनी भाभी को एक अलग ही नज़र से देखने लगी। इस बात पर यकीन कर पाना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर बोली, कोई दवाई नहीं ली क्या? इस बात पर यकीन कर पाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन फिर बोली, क्या आपने भाई को बताया? हाँ बेटी, तेरे भाई ने दवाई लाकर दे दी है। तभी रचना का भाई कमरे के अंदर आया और रचना ने उससे पूछा, भाई माँ को इतनी चोट आई है, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाई? इससे पहले कि उसका भाई कुछ बोल पाता, इस बात का जवाब भी रचना की भाभी ने ही दे दिया और बोली, दीदी हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि छोटी मोटी चोट के लिए माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाते रहें। नोटों की बोरियां तो आपके ससुराल में ही भरी पड़ी हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि बिना मतलब डॉक्टर को देते रहें और जरा जरा सी बात पर अस्पताल के चक्कर काटते रहें। फालतू का पैसा तुम्हारी ससुराल में है, मायके में नहीं। हमें अपने घर का खर्च भी देखना होता है और ऊपर से आए दिन कोई ना कोई मेहमान भी आया रहता है। आप लोगों का क्या है? सास ससुर की पेंशन आ रही है, पति की अच्छी खासी नौकरी है और 1-2 सालों में आपके बेटे की भी अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी। भाभी की ये बातें सुनते ही सोनिया गुस्से से लाल हो गई और अब उसका दिल कड़वाहट से भर उठा। उसके हाथ में बिस्किट था, अब तो उस खाने का भी उसका जहर खाने के बराबर लग रहा था। रचना का दिल तो बहुत करता था कि अपनी माँ को अपने पास रखे, लेकिन उसकी भी अपनी मजबूरी थी। उसका अपनी माँ को अपने साथ रखने के लिए सोचती तो थी, लेकिन उसकी भी अपनी मजबूरी थी। उसका परिवार एक संयुक्त परिवार था जहाँ उसके सास ससुर और लोगों के साथ रहते थे और उसकी एक नंद और एक देवर भी थे। घर था 4 कमरों का, जहाँ एक कमरा सोनिया और उसके पति का था, तो दूसरा कमरा उसके सास ससुर का था और एक कमरे में उसके देवर रहते थे और एक कमरे में उसका बेटा और नंद रहते थे। बेटा भी अपने चाचा और बुआ के कमरे में ही रहता था। बेटे को पढ़ाई करने के लिए भी हॉल में बैठना पड़ता था और गुड़गांव जैसे शहर में बड़ा सा मकान लेना कोई आसान काम नहीं था। अब ऐसे में वह अपनी माँ को कहाँ रखती और वह सोचती कि कहीं उसके ही घर में कलेश न शुरू हो जाए। इस बात की चिंता करके वह अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख सकती थी। यह सोचकर वह चुप रह जाती। रचना ने बड़ी मुश्किल से 2 घंटे का समय वहाँ बिताया और जितनी भी देरी से अपनी माँ के पास बैठी, उसकी भाभी की नज़र बस उन पर ही बनी हुई थी। रचना ने भी महसूस किया कि घर में कुछ भयंकर गड़बड़ चल रही है। मेरी माँ के साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ है और माँ मुझे लगता है इतनी मजबूर हो चुकी है कि मुंह खोलने से भी डर रही है। चिंता भरी मेरी आंखों से रचना अपने घर वापस जाने को उठ खड़ी हुई तो उसका भाई बोला, चलिए दीदी मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ। और घर से बाहर निकलकर उसने कार को स्टार्ट किया। उस समय उसकी भाभी रसोई घर के दरवाजे पर चौखट का सहारा लेकर खड़ी थी। जैसे ही रचना और उसका भाई घर से बाहर निकले, तभी पीछे से उसकी भाभी के गुनगुनाने की आवाज़ आई, मेहमान हैं तो मेहमान ही बनकर रहें, ज़्यादा दखल देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा दखल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारी ज़िंदगी में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। रचना अब तो अपने ही घर में अपमान का कड़वा घूंट पीकर रह गई। आंखों में आंसू लिए घर से बाहर निकल आई। गुड़गांव से कानपुर के सफ़र में दोनों भाई बहन कुछ समय तो बिल्कुल चुप रहे। थोड़ी देर बाद रचना कुछ संकोच के साथ अपने भाई को बोलने लगी, भाई जब माँ को चोट आई थी तो क्या उस वक्त तुम घर पर ही थे? तब रचना का भाई बोला, नहीं तो। लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? भाई मुझे नहीं लगता कि माँ को वह चोट गिरने से लगी है। लेकिन दीदी मैंने माँ से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन माँ ने केवल इतना ही कहा कि वह गिर गई थी, इस कारण चोट आई है। लेकिन मुझे शक है कि बात कुछ और ही है और माँ किसी डर के कारण कुछ भी बताने से घबरा रही है। तुम्हारी पत्नी के व्यवहार से तो सब भली भांति परिचित ही हैं। रचना की बात सुनकर रचना के भाई अपने मुंह को बिगाड़ते हुए बोला,
दीदी अब आप बात मत बनाइए, पहले ही बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी पटरी पर आई है। पहले ही सास बहू के झगड़े के कारण मैंने बहुत कुछ झेल चुका हूँ। आपको सब कुछ मालूम तो है कि कविता ने छोटी सी बात पर मारपीट पर ऐसा झूठा केस बनवाया था कि हम लोगों को जेल की हवा खिला दी थी और हमारे ऊपर इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए कि जो कहे भी नहीं जा सकते। क्या कुछ नहीं झेला मैंने पिछले कुछ वर्षों में। उन सब बातों को याद करके मैं आज भी कांप उठता हूँ। लेकिन दीदी अब मैं चैन से जीना चाहता हूँ। अब तो रचना ने अपने भाई से कुछ ना कहना ही मुनासिब समझा, लेकिन मन ही मन बहुत से विचार चल रहे थे। उधर अपने पति और नंद के घर से बाहर निकलते ही कविता तो दुनकते हुए अपनी सास के कमरे में आई और कांता देवी को बाजू से पकड़कर जोर से एक थप्पड़ अपनी सासू माँ के मुंह पर जड़ दिया। चोट के कारण कांता देवी के मुंह से जोर की चीख निकली। तभी कांता चिल्लाती हुए बोली, क्यों महारानी, मेरी शिकायत करोगी अपनी बेटी से? बहू की कड़कती आवाज़ सुनते ही कांता देवी की रूह कांप उठी। तभी आंखें बड़ी करते हुए कविता बोली, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर घर की बात बाहर निकली तो अपने पिताजी से कहकर उत्पीड़न के केस में तुझे और तेरे परिवार को ऐसा फंसाओगी कि तुम सबकी नानी दादी याद आ जाएगी। नहीं बहू, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया है। कांता देवी जी डर गई। कविता ने चेतावनी दी कि और फिर बोली, यह क्या आराम करने का समय है तुम्हारा? घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और बर्तन पड़े हैं, यह सब कौन करेगा? और बीमारी का ढोंग करना बंद करो और जल्दी से आ जाओ। कांता देवी अपनी बहू की तरफ देखने लगी। तभी कविता बोली, आती हो या फिर डंडे से तुम्हारी सेवा करूं? नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ बहू, कांता देवी डरते हुए बोली और हिम्मत न होते हुए भी जल्दी जल्दी से उठ खड़ी हुई और सारा काम करने लगी। दरअसल रचना के भाई और भाभी की लव मैरिज हुई थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और कुछ ही मुलाकातों में दोनों ने तय कर लिया था कि वे दोनों शादी करेंगे। कांता देवी कुछ लोगों से जानकारी निकलवाई तो पता चला कि कविता और उसके परिवार वाले अच्छे लोग नहीं हैं। बहुत से लोगों ने उस घर में रिश्ता न करने की सलाह दी, परंतु परिवार वालों द्वारा भरपूर विरोध किए जाने पर भी रचना का भाई नहीं माना। उधर कविता ने भी रोहन से ही शादी करने की जिद की। आखिरकार परिवार वालों को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा और कविता और रोहन की शादी कर दी गई। आखिरकार कविता इस घर में बहू बनकर आ ही गई। रोहन चाहता था कि उसकी शादी के बाद उसकी माँ को पूरा आराम मिले और उसकी पत्नी इस घर का सारा काम संभाले, लेकिन कविता को ना तो काम करना पसंद था और ना ही घर में रहना। कुछ समय तक वह संस्कारी और आदर्श बहू होने का दिखावा करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन पार्टियों में जाना उसकी आदत बन गई थी। अक्सर रोहन के काम पर जाने के बाद वह घूमने फिरने निकल जाती थी और शाम तक ही घर वापस आती थी, और जब भी घर पर रहती तब भी कोई जिम्मेदारी नहीं संभालती थी। कांता देवी जब इस बात के लिए अपनी बहू को समझाने की कोशिश करती तो कविता अपनी सासू माँ को उल्टा जवाब देती और उल्टा उन पर ही बरस पड़ती थी। और जब उन्होंने अपने बेटे बहू की शिकायत की तो उन दोनों में ऐसा झगड़ा हुआ कि क्रोध की अधिकता में रोहन ने अपनी पत्नी के मुंह पर 4-5 थप्पड़ जड़ दिए। फिर तो घर में जैसे महाभारत हो गई और बात यहाँ तक पहुँच गई कि कविता ने अपने पति और उसकी माँ को सबक सिखाने के लिए अपने पिता से कहकर उन पर झूठा केस तक करवा दिया। कविता के पिता वकील थे, बस फिर क्या था। उत्पीड़न और दहेज की मांग, घरेलू हिंसा और मारपीट के अंतर्गत मां और बेटे को ऐसी ऐसी धाराओं में लपेटा गया जिसे सुनकर रूह कांपने लगती है और पुलिस अलग से रिमांड पर लेती है। पैसा खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो रोहन और उसकी मां को आपसी रजामंदी से ही मामला संभालना पड़ा और उसके इस तांडव के कारण कविता का उस घर में गुंडा राज हो गया था। किसी से भी नहीं डरती थी और कांता देवी के मन में अपनी बहू के प्रति ऐसा डर बैठ गया कि उसके लिए किए गए अत्याचार का भी वह कोई जवाब नहीं दे पाती थी और ना ही किसी से शिकायत करती थी। अपनी बहन रचना को उसके घर छोड़ने के बाद जब रोहन शाम को घर पहुंचा तो उस समय कविता अपने घर पर नहीं थी, शायद बाजार गई है। यह सोचकर रोहन अपनी माँ के कमरे में चला गया।
अंदर जाकर देखा तो माँ अपने बिस्तर पर निढाल सी पड़ी हुई थी। अपनी बहन की बातें रह रहकर उसके दिमाग में झकझोर रही थी। रोहन ने कमरे में यहाँ वहाँ देखा, फिर 6-7 मिनट सोचती रहने के बाद उसने माँ के बिस्तर के पास रखी छोटी अलमारी खोली तो उसने अलमारी में एक डायरी देखी। कांता देवी को बचपन से ही डायरी लिखने का बहुत शौक था। अपनी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी घटना डायरी में लिखा करती थी। इस बात का रोहन को पता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी माँ डायरी में क्या लिखा करती है। जब उसने वह डायरी निकाली और खोलकर देखा तो पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे जीवन का सफ़र। अपनी माँ के जीवन की बहुत सी खट्टी मीठी यादों के बारे में पढ़कर रोहन मुस्कुराने लगा। फिर अपना जिक्र देखकर वह और भी अधिक खुश हुआ। आज मेरे बेटे की शादी का दिन है, लेकिन उसके बाद पढ़ने लगा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आगे आने वाले पन्नों पर कांता देवी जी ने बहु द्वारा किए गए हर एक अत्याचार का उल्लेख किया हुआ था, जिसे पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। आज बहू ने मेरे सिर पर डंडे से वार किया और आज मेरे मुंह पर गरम चाय दे मारी, मेरे बाल नोच डाले। ईश्वर मुझे बचा लो इस अत्याचारी बहू के चंगुल से। अब तो रोहन यह सब पढ़कर हैरान रह गया और अपने कमरे में जाकर डायरी को सीने से लगाकर बहुत रोया। उसके दिल को किसी भी तरह से चैन नहीं मिल पा रहा था। जिस माँ से वह इतना प्यार करता था, उस माँ के उसके कारण इतने अत्याचार सहे हैं, यह सोच सोच कर ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। सोचने लगा, सुबह से लेकर रात तक मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि मुझे मालूम ही नहीं था कि यह जालिम औरत मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। अभी बाहर से गेट खुलने की आवाज़ आई। कविता के आने की हाट सुनकर उसने डायरी को छुपाया और फिर अपने आंसू साफ करके जैसे तैसे अपने आप को संभाला। एक बार तो उसका मन किया कि अभी जाकर इस औरत का गला दबा दूं, लेकिन उसने समझदारी से काम लेना ही उचित समझा। अगले दिन काम पर जाने के लिए जब रोहन अपने घर से निकल रहा था तो उसने सबसे पहले अपनी बहन को फ़ोन किया और रोते हुए माँ की डायरी में लिखी हर एक बात का जिक्र किया। यह सब सुनकर रचना की आंखों में खून उतर आया। वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। उसके हाथ से रिसीवर छूटकर नीचे गिर गया था और वह एकदम से ज़मीन पर बैठ गई और बेसुध सी होकर रह गई। रचना के बेटे ने अपनी माँ की यह हालत देखी तो हैरान रह गया। हेमंत समझ नहीं पा रहा था कि माँ को हुआ क्या है, आखिर माँ ऐसे क्यों बैठ गई, हुआ क्या है। लेकिन सोनिया तो खुद को कुछ कहने की हालत में ही नहीं पा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ संभाल कर उसने अपनी माँ अपनी नानी हेमंत की नानी पर होने वाली हर एक अत्याचार की बात अपने बेटे को बताई। रचना सोचने लगी कि कुछ किया भी नहीं जा सकता। बेटा, तुम नहीं जानते, इससे पहले भी वह तुम्हारे मामा और नानी को जेल की हवा खिला चुकी है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, सारे सबूत मिल जाएंगे, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती जाओ। बेटे की बात सुनकर रचना भी आश्वस्त हुई और उसने अपने भाई को फ़ोन करके सारे प्लान के बारे में बताया। रोहन को अपने भांजे की बात पसंद आई और 4 दिन बाद ही रचना अपने बेटे हेमंत को लेकर पूरी तैयारी के साथ अपने मायके आ पहुँची। रचना को फिर से आया देखकर कविता कहने लगी, क्यों दीदी, 7 दिन में ही अपनी माँ की इतनी याद आ गई कि फिर दोबारा से यहाँ चली आई। व्यंग करते हुए कविता ने रचना को तिरछी निगाहों से देखा तो रचना बोली, वह क्या है ना कि मैं हेमंत के पापा 5 दिन के लिए बाहर गए हैं और हेमंत का बहुत दिल था नानी से मिलने का, तो हम चले आए। और भाभी, इस घर में हमारा इतना तो हक तो बनता ही है ना। हाँ, क्यों नहीं। एक झूठी मुस्कान के साथ कविता बोली और नजरें तिरछी करते हुए अपने कमरे में चली गई। रात को रोहन घर लौटा तो अपनी पत्नी से बोला कि कल मेरी ऑफिस की छुट्टी है, तो क्यों ना कल हम बाहर कहीं घूमने चलें, और वैसे भी माँ का ख्याल रखने के लिए तो यहाँ दीदी है ही। कविता को बाहर घूमने का तो बस एक बहाना चाहिए था। यह सुनते ही वह बहुत खुश हो गई और अगले दिन ही दोनों घर से निकल गए।
रचना और हेमंत के पास केवल शाम तक का ही समय था। हेमंत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक दक्ष विद्यार्थी था। मामा मामी के जाने के पश्चात उसने तुरंत अपना बैग खोला और उसमें से सारा सामान निकालने लगा और सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी करने लगा। तभी रचना बोली, बेटा मुझे तो डर लग रहा है, तुम्हारी मामी बहुत चालाक है। अगर उसे भनक भी पड़ गई तो यहाँ पर कैमरा लगा है तो सबसे पहले वह कैमरे को तोड़ेगी, उसके बाद हमारी ज़िंदगी में ऐसा तांडव करेगी कि हमारे पूर्वज तक डर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ कैमरा नाम की कोई चीज़ भी है। मैंने कैमरे को इस तरह छुपा दूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें कोई वायर नहीं होगा, तो फिर मामी को कैसे पता चलेगा। हेमंत कैमरा निकाल कर बोला, यह देखो माँ, आपके नाखून से भी छोटा कैमरा है, नजर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसका डिवाइस भी ऐसी जगह छिपा दूंगा कि मामी को भनक तक नहीं लगेगी और घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी लाइव फुटेज आपके और मामा के मोबाइल में आती रहेगी। इधर हेमंत ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था, तो दूसरी तरफ रोहन ने भी अपनी ही जान पहचान का एक लोकल मीडिया कर्मचारी घर पर भेज दिया। लोकल न्यूज वालों ने भी एक कैमरा कांता देवी के कमरे में लगा दिया, लाइट में फिट कर दिया और फिर वह लाइट वापस वहीं जगह पर लगा दी। कांता देवी यह सारा नज़ारा प्रश्नवाचक निगाह से देखे जा रही थी। तभी हेमंत अपनी नानी से बोला कि नानी, हमने यहाँ कैमरे लगाए हैं, अब मामी जी जो कुछ भी करेंगी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा, जल्दी ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। परंतु रचना को इस बात की भी चिंता हो रही थी कि अगर यह बात माँ को पता चल गई तो माँ अपने पेट में ज़्यादा समय तक इस बात को छुपा कर नहीं रख पाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो कयामत आ जाएगी। रात के समय रोहन अपनी पत्नी के साथ वापस लौटा तो कविता अपने कमरे में सीधी चली गई। दोनों खाना खाकर बाहर से ही आए थे, इसलिए अपने कमरे में सोने चली गई। रचना सभी को घर पर खाना बनाकर सबको खिला चुकी थी। आज बहुत समय बाद कांता देवी को सुकून से खाना खाने को मिला था। फिर रोहन ने अपने भांजे हेमंत के पास आया और धीमी आवाज़ में बोला, काम हुआ क्या? तो हेमंत ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मामा जी, सारा काम अच्छे से हो गया है, बस आप मोबाइल में फुटेज पर नज़र बनाए रखना। जैसे ही कुछ गड़बड़ होने लगे तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देना। अगले दिन सुबह सुबह रोहन अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने चला गया। वापस लौटकर आने में करीब 9:30 बज गए थे। रोहन जब घर लौटा तो कविता रोहन से बोली, आखिर आप लोगों का चल क्या रहा है? हर रोज़ आपकी बहन यहाँ क्यों टपक पड़ती है? तो रोहन ने अपनी पत्नी से कहा, यह उसका मायका है और वह जब चाहे जितने दिनों के लिए चाहे अपने मायके में आ सकती है। ऐसा कहते हुए रोहन अपने कमरे में गया, अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगा। तभी उसकी पत्नी भी पीछे पीछे आ गई और ऊंची आवाज़ में बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, और तुम नौकरों की तरह उसकी सेवा चाकरी कर में लगे रहोगे। तभी रोहन बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अच्छा वह सब छोड़ो, 5 दिन पहले मैंने अलमारी में 3 लाख रुपए रखे थे, वह मुझे नहीं मिल रहे हैं, क्या तुमने वहाँ से पैसे उठाए हैं? रोहन कविता से पूछा तो बोली, मुझे शॉपिंग करने के लिए चाहिए थे, इसलिए वह सारे पैसे खर्च हो गए हैं। यह सुनते ही रोहन हक्का बक्का रह गया और चौंक गया, क्या 3 लाख रुपए तुमने शॉपिंग में खर्च कर दिए? मैंने आज ही वह रुपए किसी को देने का वादा किया था, बिना मुझसे पूछे तुमने मेरे पैसों को हाथ भी क्यों लगाया? रोहन अपनी पत्नी पर भड़क उठा तो कविता गुस्से से बोली, क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं थोड़े से पैसे अपने ऊपर खर्च कर सकूं? वह थोड़े पैसे नहीं थे, वह पूरे 3 लाख रुपए थे। कहते हुए रोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बिना नाश्ता किए अपने ऑफिस चला गया। उधर कांता देवी अपने कमरे में बैठी हुई बहू बेटे की लड़ाई सुनकर चिंतित हो रही थी। थोड़ी देर में कविता कांता देवी के लिए 2 बासी रोटियां नाश्ते के नाम पर लेकर आई और उनके सामने रखकर बोली, जल्दी से खाओ और अपने काम करने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी बेटी नहीं है जो तुम्हें आराम फरमाएगी। तभी कांता देवी अपनी बहू से बोली, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सांस फूल रही है।
आज मुझसे झाड़ू पोछे का काम नहीं हो पाएगा। इतना कहने की देर थी कि बहू तो उन पर बरस पड़ी। पहले ही झगड़े के कारण गुस्से से भरी पड़ी थी। कांता देवी पर कयामत बनकर फूट पड़ी और बोली, अच्छा जी, तो अब महारानी जी झाड़ू पोछा भी नहीं होगा। उसने नाश्ते की प्लेट उठाकर एक तरफ की और उन्हें बालों को पकड़कर खींचते हुए जमीन पर पटक दिया और डंडा उठाकर अपनी सासू माँ को मारने लगी। अब तो कविता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने एक चांडाल का रूप धारण कर लिया था। डंडे को एक तरफ फेंकते हुए बोली, आज एक तुमने मेरा यह रूप नहीं देखा है, आज तुम्हें मजा चखाऊंगी। तभी कांता देवी बोली, कर ले मेरे साथ जो तुझे करना है, तेरी सारी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं। कांता के मुंह से यह सुनकर कविता एकदम से चौंक गई और अपनी सासू माँ का गला जोर से दबाते हुए बोली, बता बुढ़िया, कैमरा कहाँ है? कैमरा? कांता देवी अलमारी के ऊपर रखे हुए कैमरे की तरफ देखने लगी। तभी कविता कहने लगी, अच्छा जी, तो यह सब करने आई थी आपकी लाडली बेटी। तभी कविता अपने पिताजी को फ़ोन लगाती है और सारी घटना बताती है। उसके पिताजी तुरंत ही आते हैं। उसके पिताजी एक वकील थे जो अपनी बेटी के हर गुनाह में बराबर के साझीदार थे। कविता सारी वायर को निकाल देती है और सारे कमरे और डिवाइस को चकनाचूर कर देती है। परंतु यह सारी घटना पहले ही रिकॉर्ड हो चुकी थी, क्योंकि कैमरा सोशल मीडिया से कनेक्ट था और लाइव फुटेज दिखा रहा था। आज सारी दुनिया यह नज़ारा लाइव देख रही थी। लोकल न्यूज़ की फेसबुक पेज पर भी यह सारी घटना लाइव दिखाई जा रही थी। वकील पिता की सारी हरकतें लाखों लोग देख रहे थे, क्योंकि मामला एक वकील की बेटी से जुड़ा हुआ था। इसलिए डीएम साहब को भी इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा। इससे पहले कविता कांता देवी जी को कुछ और हानि पहुंचा पाती, लोकल न्यूज़ रिपोर्टर और डीएम साहब की टीम वहां पहुंच चुकी थी। घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि कांता देवी एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थी और डर के मारे मरी जा रही थी। एक जगह पर बेलन पड़ा हुआ था और एक डंडा पड़ा हुआ था, तो दूसरी जगह पर कैमरे का डिवाइस चकनाचूर हालत में पड़ा था। कैमरे की हर चीज़ ज़मीन पर बिखरी हुई पड़ी थी और उसके वकील पिता को हिरासत में ले लिया गया। आज उसके खिलाफ इतने कड़े सबूत इकट्ठे हो गए थे कि जिस पिता के बल पर वह आज तक यह हरकतें करती आई थी, वह पिता भी कुछ नहीं कर सकता था अपनी बेटी को बचाने के लिए। थोड़ी ही देर में रचना भी वहां पहुंच गई। अगले 2 घंटे में ही इस जालिम बहू की सारी हरकतें इस चैनल पर प्रसारित हो रही थी। इस खबर को आज हर चैनल पर दिखाया जा रहा था। 4 दिन बाद कविता के पिता को वकील के पद से सस्पेंड कर दिया गया और कविता और उसके पिता को हिरासत में लेकर कोर्ट केस चलाया गया और इस दौरान कांता देवी का भी बयान लिया गया और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की गई। कुछ सभी लोकल और नेशनल न्यूज़ चैनल ने इस केस को हाईलाइट किया और आज सभी देशवासियों की नज़रें इसी केस के नतीजे पर बनी हुई थी। सभी सबूत और बयानों के आधार पर कोर्ट का नतीजा आया तो कविता को इस घिनौने काम के लिए 8 साल की सज़ा सुनाई गई और उसके पिता को वकील के पद का गलत फ़ायदा उठाने और साथ ही सबूत को मिटाने की कोशिश करने के जुर्म में 13 वर्षों की जेल की सज़ा सुनाई गई। और इस फैसले के साथ ही सारा कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी देशवासियों ने कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार किया। तालियों की गड़गड़ाहट से सारा कोर्ट रूम गूंज उठा। सभी देशवासियों ने कोर्ट के इस फैसले की सराहना की। आज हेमंत की सूझबूझ और समझदारी से न केवल कांता देवी को अपनी बहू के अत्याचारों से मुक्ति मिली थी, बल्कि रोहन को भी अपनी जालिम पत्नी की गुलामी से आज़ादी मिल गई थी और एक अनचाहे रिश्ते से छुट्टी मिल गई थी। पत्नी की गुलामी से आज़ाद आज रोहन अपने आप को शांत महसूस कर रहा था। आज रोहन इस बात से खुश था कि आखिर उसकी माँ के साथ इंसाफ हुआ और उसकी जालिम पत्नी को सजा हुई। इसलिए तो कहा जाता है कि जो इंसान गलत होता है उस व्यक्ति की सहायता इंसान तो क्या भगवान भी नहीं कर सकता, और गलत का साथ देने वाला भी उतना ही पाप का भागीदार बनता है जितना कि गलती करने वाला, क्योंकि गलत का साथ देने से अक्सर जाने कितनी गलतियों का भुगतना पड़ता है। इसलिए गलत का साथ कभी ना दें।
क्योंकि गलत का साथ देने वाले को भी भगवान कभी माफ़ नहीं करते। आज कविता को अपने कर्मों की सज़ा मिल चुकी थी। कविता ने अपने सासू माँ के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करके सारी हदें पार कर दी थी। उसकी सज़ा मिलना तो लगभग तय ही था। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। एक नई कहानी के साथ हम आपको फिर मिलते हैं। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।